जय हिंद। स्वागत है आपका सिविक फैक्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो हम बात कर देंगे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। भारत की जो आंतरिक सुरक्षा रही है वो किस लेवल तक रही है और इंडिया के लिए हमेशा क्यों चैलेंज क्रिएट करती रही है। खास तौर पर जिसमें आप देखेंगे बॉर्डर इशू जो हो गया है, नॉर्थ ईस्ट इशू हो गया, जो है कि आपका जो इंटरनल इशू में आप देखेंगे नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया। ये सारी जो समस्या है भारत के सामने हमेशा से एक चैलेंज के तौर पर रही है और हमेशा परेशान करती रही है। जिसमें हम खास तौर पर देखेंगे आपका पहला इसमें देखते हैं बॉर्डर इश्यूज को लेकर के, जिसमें देखेंगे एलओसी चाहे एलएसी क्षेत्र में हमेशा से पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, यानी कि जो अदर कंट्री के साथ, जो हमारे नाइबर्स है, जो हमारे पड़ोसी है, उनके साथ हमारा रिलेशन जो है हमेशा से अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि वो हमेशा क्या कर रहे हैं, टेररिज्म को, नक्सलिज्म को फंड करते आए हैं, सपोर्ट करते रह आए हैं और हमारे देश में हमेशा से एक इंटरनल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में जो खतरा हो रहा है हमेशा से इंडिया के लिए एक चैलेंज रहा है। इस क्षेत्र में सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, बॉर्डर को सेफ रखना, वहाँ के नागरिकों को सेफ रखना, हमेशा से हर 2 साल 4 साल में कभी न कभी कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं या बड़े लेवल पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जो कि इंडिया के लिए हमेशा से एक स्टेट फंडेड रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान के द्वारा, जो कि हमेशा से टेररिज्म को सपोर्ट करते आया है और इंडिया के लिए ये उपालता है टेररिज्म। जिसमें देखोगे आतंकवाद और सीमा विवाद जो हो गया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, जो पाकिस्तान फंड करता है, पाकिस्तान पास कराता है, पाकिस्तान से आने वाले जो घुसपैठ होते हैं, ये सारी चीज़ें। और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इशूज, जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इशू है, जहाँ पर म्यांमार से, बांग्लादेश से और ख़ास तौर पर चाइना चाइना हमेशा से जो अभी मणिपुर में इशू देखने को मिला, और आपका नागालैंड में देखने को मिलता है। इन सब क्षेत्रों में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो सेवन सिस्टर स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, जो सेवन सिस्टर स्टेट है, उन्हें हमेशा से क्या किया रहा है, इंडिया से ब्लॉक करने की कोशिश किया करता रहता है। जैसे म्यांमार और बांग्लादेश सीमा हमेशा डिस्टर्ब रहता है और खास तौर पर जो उग्रवादी संगठन होते हैं उन्हें हमेशा फंड करता रहा है। इंडिया के लिए एक इशू है। हमने देख लिया कि जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी फंड किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, वही वही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखेंगे तो क्या हो रहा है, चाइना खास तौर पर जो क्या कर रहा है, इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब भारत की आंतरिक सुरक्षा का बड़ा हिस्सा सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप देखिए, चाहे कोस्टल एरिया में चले जाइए, ठीक है, चाहे आप लैंड इलाके में चले जाइए, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पर क्योंकि ये कंट्री जो है, चाइना को छोड़िए, कंट्री हमेशा से इंटरनल डिस्टर्बेंस इनकी रही है। जब इनकी इंटरनल डिस्टर्बेंस रहती है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर देखने को मिलता है। जैसा कि 1971 में देखा है, जहाँ पर जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हमें दिक्कत हो रही थी, तो हमें ना चाहते हुए इंटरफेयर करना पड़ा, जो जिसकी वजह से आज बांग्लादेश बना हुआ है। यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे पंजाब में देख लीजिए, आपका नशा, यानी कि जो नशे को, ड्रग्स का सप्लाई बढ़ा देना। और राजस्थान में देखिए बॉर्डर की इशू रहता है आपका, जम्मू कश्मीर इलाके में हर जगह ये समस्याएं आपका, जो हमारे नाइबर्स हैं वो हमेशा क्रिएट करते रहते हैं, जो इंडिया के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। हमेशा ये चैलेंज रहा है, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट की रही है। ठीक है, अगली चीजें में देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं जो कुछ इंटरनल थ्रेट्स भी है, जो नक्सलिज्म। नक्सलिज्म देखिए, एक चीज जान लीजिएगा, नक्सलिज्म कहाँ बन रहा है, जो जो स्टेट क्या है, जो राज्य नेचुरली यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, प्राकृतिक संसाधन उनके पास अच्छा खासा है, लेकिन वहां पर गरीबी है। आप देखिएगा, झारखंड में देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, मतलब खासतौर पर इन क्षेत्रों में देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा खासा है। कोल से लेकर के एल्युमिनियम से लेकर के अच्छा खासा नेचुरल रिसोर्स है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, यहाँ के लोगों की स्थिति देखिए, ना एजुकेशन है, ना डेवलपमेंट है। पूरी तरीके से वहाँ पर क्या हुआ है,
जाहिर सी बात है यहाँ पर जहाँ नेचुरल रिसोर्स होगा, जहाँ प्राकृतिक संसाधन होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर माफिया का आना जरूरी है। माफिया तो आना ही आना है वहां पर। माफिया आएगा ही आएगा। जब माफिया जहाँ आएगा तो जाहिर सी बात है वो शोषण करेगा। कॉरपोरेट आएगा ही आएगा, और जब कॉरपोरेट आएगा तो जाहिर सी बात है एक्सप्लॉयटेशन करेगा। जब एक्सप्लॉयटेशन होगा, जब लोगों के अधिकारों का हनन होगा, तो वो क्या करेंगे, तो वहां पर जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, आपके अपोज में, यानी कि उन्हें ये लगेगा कि स्टेट के अपोज में चले जाएंगे, सरकारों के अपोज में जाएंगे, जिसकी वजह से नक्सलिज्म बनती है। क्योंकि कोई ना कोई लीडर निकलेगा जो बहकाएगा कि हाँ ये हम तुम्हारे हैं। यानी होता क्या है, एक कोई लोकल लीडर बन जाता है इन लोगों का, लोकल लीडर बनता है, फिर इन्हें बहकाता है कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन भारत तुम्हारा नहीं है, सरकार तुम्हारी नहीं है। तो इसके बेस पर इनको क्या करेगा, बहकाएगा, इन्हें फंड करेगा, इन्हें जो है रिक्रूट करेगा, भर्ती कर लेगा, इन्हें अपने विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए, या हो सके इंडिया को तोड़ने के लिए, या फिर इंडिया के डिस्टर्बेंस यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए ये क्या करेगा, अपने हिसाब से इनको अपने आइडियोलॉजी में बांध करके फिर जैसे कहेगा वैसे ही चलेंगे। क्योंकि इनके पास ना तो रोजगार है, ना ही शिक्षा है, ना ही इन्हें डेवलपमेंट का कोई दिख रहा है कि भविष्य में इनका डेवलपमेंट होने वाला है, इनकी सोसाइटी का डेवलपमेंट होने वाली है। तब तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये सारी चीज़ें, नक्सलिज्म क्रिएट होती है। महाराष्ट्र में देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, हर जगह जहाँ जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरपूर है, वहाँ वहाँ गरीबी है। उन इलाकों में गरीबी है, उन उन इलाकों में शिक्षा की कमी है, उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। क्योंकि वहाँ पे माफिया पहुँच चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉरपोरेट पहुँच चुके हैं, जिनका एक ही एम रहता है, शोषण करना। जितना हो सके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो, जितना हो सके रिसोर्सेज को स्टोर करो अपने पास, और लोगों को क्या करो, शोषण करो। ये देखने को यहाँ मिलता है, और यहीं से होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म, यानी कि वामपंथी विचारधारा यहाँ से क्रिएट होती है, जो हमेशा देश के लिए क्या करती है, खतरा रही है हर जगह। देखेंगे जो मेन मेन स्टेट हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की भरपूर रही है, और ये हमेशा से इकोनॉमी में आ, अच्छा खासा ये रीजन अपना कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन लेकिन दिक्कत है कि इनके जो यहाँ पे जो रहते हैं लोग, यहाँ के जो पब्लिक है, उन्हें वो डेवलपमेंट नहीं मिला, उन्हें वो विकास नहीं मिला, उन्हें वो शिक्षा नहीं मिली, वो उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे लिए भी सरकार है। और सरकार को ऐसा फीलिंग कराना होगा, सरकार को ऐसी योजनाएं लानी होगी, सरकार को इन्हें दिखाना होगा कि हाँ हम तुम्हारे हैं, तब जाकर के इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी जो है मेंटेन हो पाएगी। और ये अगले पॉइंट में बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं खासतौर पर इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, जो विद्रोह होता है, जो मणिपुर में लगभग 2-3 सालों से चला। लगभग 2-3 सालों से मणिपुर में विद्रोह हुआ, लगातार चले जा रहे हैं। असम में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, त्रिपुरा में हो रहा है। यहाँ पर हमेशा इंसर्जेंसी होती रहती है, यहाँ पर हमेशा इंडिया के सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न होते रहते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्हें लगता है, मेन कारण क्या है, पहले तो एक्सटर्नल प्रेशर होना, एक्सटर्नल कारण, बाहरी कारण, जिसमें हमें देखने को मिलेगा, जो खास तौर पे म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्री क्या करते रहते हैं, फंड करके इन लोगों को फंड करेंगे, या फिर इन लोगों को बहकाएंगे, इंडिया के खिलाफ बुलाएंगे। और साथ में यहाँ पर लोगों का जो इंडिया के साथ कनेक्शन है, जो दिल्ली के साथ कनेक्शन है, वो काफी दूर है, दिल्ली के साथ कनेक्शन है, और आज तक भारत में कोई भी सरकार इन्हें अपने तक जोड़ नहीं पाई है, इन राज्यों को अपने तक जोड़ नहीं पाई है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विद्रोह होगा, यहाँ के लोग, यहाँ के यूथ निकलेंगे और सरकार से मांग करेंगे, देश के अगेंस्ट विद्रोह करेंगे ही करेंगे, इन सारे क्षेत्रों के। और वही बात करते हैं रेडिकलाइजेशन होना, रेडिकलाइजेशन कहाँ पे हो सकती है, कट्टरता कहाँ आ सकती है, हर जगह जहाँ गतिविधि, जहाँ विचारधारा एक जैसे कहते हैं ना, समाज में कट्टरता आता है एक रिलीजन की वजह से, ठीक है, या फिर जहाँ डिफरेंस, यानी भारत एक विविधताओं वाला देश है, जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंस आएगा विचारों में, तो वहाँ कट्टरता आएगी, और इस कट्टरता का फायदा उठाते हैं जो बड़े बड़े जो अर्बन नक्सलिज्म होते हैं, वो इसका फायदा उठा करके अपने कामों को इनसे कराते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जो आतंकवादी संगठन द्वारा युवाओं को प्रभावित किया जाता है, इस सारी चीजें जो है क्या कर रहा है, ये इंडिया के लिए खतरा है।
इंडिया के लिए हमेशा से खतरा रहा है, इंडिया के लिए हमेशा से डिस्टरबेंस रहा है कि जो नक्सलिज्म हो गया, जो रेडिकलाइजेशन हो गया, जो एक्सट्रीमिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें इंडिया को परेशान करती रही है। हमें ये जानने का और आपको जानने की ज़रूरत है, और ये समझने का भी ज़रूरत है कि, और भारत सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये स्टेट, इन स्टेट में, इन राज्यों में अगर डेवलपमेंट को पहुंचाएं, एजुकेशन को पहुंचाएं, हेल्थ को पहुंचाएं, जाहिर सी बात है उनके पास वो समय नहीं मिलेगा, अपने कामों में लगे रहेंगे, ताकि उन्हें बाद में कोई नक्सलिज्म ना बन सके, बाद में कोई अपने विचार में अपने विचारों में बहका कर मतलब अपने अपना जो इच्छाएं हैं, अपने जो विचारधारा है उसको बढ़ावा दे सके, जो खास तौर पर देश को तोड़ने की काम करती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये सारे हमेशा से कॉज रहे हैं, इंडिया को डिस्टर्ब करते रहे आए हैं। वही इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजी सेंटर्स की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, ये सारे क्या है, इंडिया का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजी सेंटर रहे हैं। इस पे हमेशा से जो एनिमी कंट्री रही हैं, जो एनिमी जो इंडिया के एनिमीज रहे हैं, वो हमेशा से इन पे टारगेट करते रहे, चाहे दिल्ली हो गया, चाहे मुंबई हो गया, चाहे कोलकाता हो गया, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है, इंडिया की स्ट्रेटेजी सारी कुछ यहीं पे डिपेंड करती है। और भविष्य में सोचो, अगर मान लो किसी कंट्री के साथ वार होता है तो वो हमेशा से टारगेट करता है इन्हीं सिटी पर, कि इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है, इन सिटी पर डिस्ट्रॉय करो। अपने जो स्लीपर सेल होंगे वो इन्हीं यहीं पर लगाते हैं। खासतौर पर देखो 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, वो क्या है, स्लीपर सेल यहीं पे एक्टिव हुए। अभी दिल्ली में हाल ही में हमला हुआ था, कोलकाता में देख लो कितना डिस्टर्बेंस चलती रहती है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोई ना कोई इश्यूज को, कोई ना कोई इश्यूज को बना करके इन सिटियों को टारगेट किया जाता है, जो खासतौर पर इंडिया के इंटरनेट डिस्टर्बेंस के लिए, जिससे इंडिया को इनसिक्योर किया जा सके। खासतौर पर जो एनिमी जो रहते हैं, जो इंडिया का वीक पॉइंट है, वो यहीं पर टारगेट करते रहते हैं। इनका देखोगे इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से देखो तो क्या क्या इकोनॉमिक सेंटर है, टेक्नोलॉजी हब है, और और डिसीजन मेकर नई दिल्ली वगैरह में जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स हुए, जो पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीज़ें यही तो हैं। इसीलिए टारगेट बनाए रखते हैं कि यहाँ पर टारगेट करो, ताकि इंडिया को हम क्या करें, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को वीक कर सके, इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी को वीक कर सके। इसलिए इन सिटी में क्या करते हैं, टारगेट बनाए रहते हैं। इसलिए इन शहरों की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हें सुरक्षित करना है, दिल्ली को सुरक्षित करना है, मुंबई को सुरक्षित करना है, कोलकाता को सुरक्षित करना है, बेंगलुरु को सुरक्षित करना है, चेन्नई को सुरक्षित करना है, हैदराबाद को सुरक्षित करना है। उसके लिए हमें देखना होगा, हमारी जो इंटेलिजेंस है, इनको ही ध्यान में रखना होगा, हमेशा से रखती भी है और सुरक्षित भी रखती हैं, क्योंकि इंडिया के एनिमी कम नहीं है। इंडिया के एनिमी जो है वो कम नहीं है, हमेशा से एक्टिव रहे हैं इंडिया को तोड़ने के लिए। जब से आज़ाद हुआ है इंडिया, तब से वो फंडेड रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा फंड रहे हैं, हमारे नाइबर्स के द्वारा फंड रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से तोड़ने की बात किए हुए हैं। जो वही बात करें, भारत की लंबी समुद्री सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर आपके लंबी समुद्री सीमा है, जहाँ से घुसपैठ कर सकते हैं, स्मगलिंग कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। और जो टेररिज्म एक्टिविटी है, जो 26/11 का जो हमला हुआ मुंबई में, वो इसी रास्ते किया गया था। इसी रास्ते जो 26/11 का मुंबई समुद्री के रास्ते हुआ था। ये चीज़ क्या है, ये हमेशा इंडिया का एक वीक पॉइंट है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का कॉज है, इंटरनल सिक्योरिटी का एक वीक पॉइंट है। यहाँ भी हमें ध्यान देना होगा, यहाँ भी चीज़ों को समझना होगा। और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करें तो जो इंटीग्रेट इंटेलिजेंस ग्रिड है, अलग अलग एजेंसियों की जानकारियों को जोड़ा जाता है ना। हमारे देश में कई सारी एजेंसियां हैं जो क्या करती हैं, इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती रहती हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें जोड़ना। साथ में हमने कुछ देशों से भी इंटेलिजेंस शेयर करने का, जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होता है उसको शेयर करने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है। उन सारी चीज़ों को जोड़ करके इंडिया जो है, खासतौर पर रॉ हो गया, आईबी हो गया, है ना, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया को काम करते हैं। लेकिन लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर हमेशा से रही है, जैसा कि अभी हाल ही में पहलगाम में देखने को मिला, 26/11 में देखने को मिला। तो हमारे इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन से, इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं होना, इसका ध्यान देना चाहिए खासतौर पर। क्योंकि बड़ी बड़ी जो एजेंसियां जो है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को ब्रेक करने में लगी रहती है। खासतौर पर सीआईए जो अमेरिका की है, सीआईए जो हमेशा से इंडिया के इंटेलिजेंस को ब्रेक करती है, इंडिया के जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करती रहती है, जो कि
कई जगह उसने ट्राई किया है, जहाँ पे बांग्लादेश में 2 साल पहले देखने को मिला कि उसने पूरी की पूरी रिजीम ही चेंज कर दिया। ईरान में देखने को मिल रहा है, कई ऐसे कंट्री है जहाँ पर ये क्या करते रहते हैं, वहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते रहते हैं, और इंडिया के सामने ये भी चैलेंज है। ये आज टॉपिक उठाने का वजह ही यही है कि जिस कंट्री की खास तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी वीक है ना, वहाँ सपोज वहाँ मान लो वेस्टर्न कंट्री खासतौर पर अमेरिका जो है अपने अपना जो वर्चस्व कायम रखता है, अपनी विचारधारा को थोपता है, वहाँ की सरकार बनी बनाई सरकार को गिरा देता है, जैसा कि बांग्लादेश में देखने को मिला, ईरान में देखने को मिल रहा है, और उसके पहले इराक में, अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान में भी देखने को मिला, जहाँ पर इनके विचार को नहीं मिल खाता है। तो इंडिया के दो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा कि इंडिया की कोई जो हमारी वीक पॉइंट है, नक्सलिज्म, जो बॉर्डर इशू है, उस उन वहाँ पर हमें मजबूती से अपने डिसीजंस लेने होंगे, कि ताकि कल की इन कंट्री को मौका ना मिले कि हमारा कोई वीक पॉइंट मिले और वो हमें उसी पर अटैक करे। इन सारी पॉइंट्स को देखेंगे, और नई टेक्नोलॉजी होगी, बेहतर हथियार होंगे, डिजिटल निगरानी, ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। ये इंडिया का क्या है, हाँ, पुलिस फोर्सेस जो है डेवलप करती रहती है दिन पर दिन। और थ्रेट स्पेक्ट्रम क्या है, खतरों के कारण क्या है, रेडिकलाइजेशन हमने भी बताया, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, गरीबी और विकास की कमी, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पर पॉवर्टी होगी, जहाँ पर डेवलपमेंट की कमी होगी, जाहिर सी बात है उन्हें भड़काया जा सकता है, उन्हें अपना विचार उन पर थोपा जा सकता है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन और खाने की समस्या है, एजुकेशन नहीं है, खाना नहीं है, जाहिर सी बात। और साइबर थ्रेट एंड इंफॉर्मेशन वार, जहाँ पर साइबर थ्रेट्स में अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कैसे हमारे नाइबर्स, कैसे हमारा वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्री, कैसे हमारे नाइबर्स ने, कैसे वेस्टर्न कंट्री जो है रही हैं, इंडिया को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हराई है। ये मानना पड़ेगा हमें, आपको समझना पड़ेगा कि भले हमने बैटल फील्ड पर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम हार गए हैं, क्योंकि जो नैरेटिव उन्होंने फैलाया, जो हमारे फाइटर जेट को डाउन करने का, फाइटर जेट को क्रैश करने का नैरेटिव फैलाया, जो इंडिया के खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का देखेंगे, कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को विक्ट्री तक दिला दी, जो कि 8-9 दिन में पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है कि बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्री हम अपने विचार को वर्ल्ड लेवल पे दिखाने में कामयाब रही कि हम क्या कर रहे हैं, इस बैटल में हार गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम पीछे रहते हैं। बस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बस यहीं पे है कि हमारे इंटरनल में ही रह जाता है, क्योंकि हम एक पार्टी को दूसरे पार्टी को हराने के लिए तक लिमिट है, यही हमारी हमारी सोच यहीं पे आकर लिमिट हो जाती है। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज़रूरी है, एक मनोबल के लिए, मिलिट्री के मनोबल के लिए, देश के मनोबल के लिए, कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कितना ज़रूरी होता है। और साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर थ्रेट्स हमेशा से बढ़ रही है, यहाँ पर हमें अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस करना होगा, और जितना हो सके सेल्फ इंडिपेंडेंस होना होगा, ताकि हम किसी बाहरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड ना रहें। जैसा आज एआई का समय चल रहा है, तो एआई में भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अपनी और इम्प्रूवमेंट बढ़ानी होगी, और खुद पे डिपेंड होना होगा, न कि किसी वेस्टर्न कंट्री पे, खासतौर पर अमेरिकन कंट्री पे हम अमेरिकन कंपनी पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमरजेंसी के टाइम ही हमें क्या करेंगे, धोखा दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।